हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमीज लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे मैंने 176 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 198, कैसे आप 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपका एग्जाम के प्रति पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, किस अप्रोच से आपको पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों की आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे एमपीपीएससी स्ट्रेटेजी फॉर प्री एंड बुक लिस्ट फॉर प्री एंड मेंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए उन्हें, ये ऑलरेडी प्रीमियर हो चुके हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है कि कैसे आप एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर करें, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है शैलेश ठाकुर। मैं पहले 4 बार एमपीपीएससी के इंटरव्यू दे चुका हूँ, 2014, 16, 17 और 18 में। और 2015 में मैं ऐसा गुड्स गार्ड रेलवे के एग्जाम में सिलेक्ट हुआ था। इस बार 2019 प्रीलिम्स में मैंने 176 मार्क्स स्कोर किए हैं 190 आउट ऑफ 198। और आज मैं यही बताने वाला हूं कि ऐसा आप भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और मैं पिछले 4 सालों से जून 2016 से एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए पढ़ा रहा हूं। तो आज मैं यहाँ जो भी बातें करने वाला हूं वो टोटली डिपेंडेंट है मेरे पिछले 5 साल के एग्जाम एक्सपीरियंसेस पे और टीचिंग एक्सपीरियंसेस पे। तो आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, बहुत कुछ आपके काम का है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी है, आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ अनाउंसमेंट है। यहाँ पे अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है बहुत ही वेल डिजाइन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाने वाले लाइव क्लासेस के थ्रू, ठीक है, लाइव क्विजेस और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर करने वाले कोर्सेस। इसके लिए आप अनअकैडमी वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, स्पेशल क्लासेस उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है, आपको बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो रही है, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल में भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने मनपसंद एजुकेटर से मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एमपी और व्यापम के एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, आप किसी भी एजुकेटर के कोई भी लेक्चर्स, किसी भी स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे, सारे क्विजेस, सारे टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। तो यहाँ पर अनअकैडमी के द्वारा आपके लिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग वेल डिजाइंड प्लान्स हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स के प्लान है। उनके कुछ डेजिग्नेटेड यहाँ पे अमाउंट्स दिए हुए हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन करते समय मेरा कोड ST01 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिलेगा और ये प्लान आपके इस अमाउंट में सब्सक्राइब हो जाएंगे। 12 मंथ्स के लिए आप 6,300 रुपीज पे करके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और 24 मंथ के लिए 7,560 रुपीज। ठीक है दोस्तों, और 1 सितंबर से मैं भी अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाने वाला हूं, तो इसलिए आप फटाफट से अगर तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी या व्यापम किसी एग्जाम की, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे इस कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, ये मेरा प्रीलिम्स 2019 का स्कोर कार्ड है, इस पे आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1 में आउट ऑफ 198 मेरे 176 मार्क्स है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। 160 प्लस तो गारंटेड आपके आ जाएंगे। जीएस पेपर 2 सीसेट, अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फोकस करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं सिर्फ स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहा था इसलिए मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी। अगर आप भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज का कोट है, यू जस्ट हैव टू कीप बिलीविंग इन यूर सेल्फ। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी तैयारी करते जानी है, आगे चल के आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको दुनिया भर की चीजों पर ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपनी प्रिपरेशन को करना है। मैं जो बता रहा हूं उसे फॉलो करना है, आप भी डेफिनेटली 160 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है,
देखते हैं। अभी यहाँ मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स में ला सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करेंगे, क्योंकि ये जो 50 से 60 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद वाले, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स की। बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि सर हम उन 50 से 60 दिनों में किन किताबों को पढ़ें, कितना टाइम किस किताब को दें, ठीक है। सोर्स मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। सबसे पहली चीज, डू नॉट गो फॉर द कंप्लीटिंग 100% ऑफ द फैक्ट्स। आप 100% फैक्ट्स के पीछे ना भागें, आपको 100% मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं। आपको सिर्फ कितनों के पीछे भागना है, 80 टू 90 मार्क्स के बीच, 80 टू 90% क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, आपको उसकी तैयारी करने हैं। नेवर गो फॉर 100%। ओके, पहली बुक है ल्यूसेंट, ल्यूसेंट जीके, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ये किताब आती है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मीडियम में नीले रैपर में आती है, इंग्लिश मीडियम में पीले रैपर में आती है। इसमें आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, ठीक है, एंड मिसलेनियस, इस सब कवर हो जाता है। इस किताब को आपको पूरी पढ़ना है। इसमें आप सिर्फ क्या छोड़ सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, इकोनॉमी के पीछे जो ग्लोसरीज दी हैं वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस में कुछ चीजें आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इस किताब की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के और मेंस दोनों के लिए, बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी टॉपर से या किसी भी व्यक्ति से जो एमपीपीएससी का नॉलेज रखता है उससे पूछेंगे तो वो इस बुक को आपको जरूर सजेस्ट करेंगे। किसी की भी कहने पर इस बुक से आपको साइड नहीं होना है। अरिहंत की भी जीके की किताबें आती हैं, किरण पब्लिकेशन की भी आती है, बट हमें उन्हें यूज नहीं करना है, हमें ओनली लूसेंट को फॉलो करना है। इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। आपको हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 से 3 बार लूसेंट से कवर कर लेना है, ठीक है। लूसेंट जो एकदम इनिशियल बिल्कुल तैयारी शुरू ही कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है थोड़ी सरदर्द किताब हो, बट जो लोग मेरे पुराने स्ट्रेटेजिक वीडियो को देखा है और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते आए हैं, मतलब कि इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी करते आए हैं, मेंस के लिए पहले तैयार कर चुके हैं और फिर प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें ये बुक बहुत मजा देने वाली है। क्योंकि आप जो चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं उन्हें बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल फैक्ट वाइज, बिल्कुल प्रिसाइसली आपके सामने ये प्रस्तुत करेगी। इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपने बेस बनाया है, माइंड मैप बनाया है, उस पे इजीली आप इसके फैक्ट्स को अटैच कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग पहले मेंस की तैयारी नहीं किए हैं, डायरेक्ट प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप भी इस किताब को पढ़ें। थोड़ा सा हो सकता है पढ़ने में परेशानी हो, ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप किसी यूट्यूबर के या किसी भी एजुकेटर के अनअकैडमी में वीडियोस देख लें उस सब्जेक्ट्स के लिए, और उस सब्जेक्ट्स में आपको उस वीडियो देखने से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आप लूसेंट को पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगी और आपको इससे याद रह जाएगा। 2 से 3 बार इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें से आपको उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना है जो आपके वीक एरियाज हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उन्हें आप एक बार पढ़ के भी काम कर सकते हैं। लेकिन मिसलेनियस को कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे पहले आपने मिसलेनियस नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे थे तो मिसलेनियस आपका पूरा छूटा हुआ है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं एमपीजीके की। अभी मैं आगे बताऊंगा कि एमपीजीके का कितना वेटेज है। नियरली 25% पेपर इस पे बेस होता है, और आप 25% में से सारे के सारे 100% मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, या 1-2 मार्क्स कोई क्वेश्चन ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगा तो वो सिर्फ आपसे नहीं, वो किसी से भी नहीं बनेगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की या उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक महावीर पब्लिकेशन की आती है मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन, इस किताब को आप ले लीजिए, और एक एमपीजी के आता है पुणेकर का। ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों किताब को आप 1 से 2 बार पढ़ें। अगर आपने पहले मेंस के लिए एमपी तैयार किया हुआ है, मतलब आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर तैयारी की हुई है, तो आपका एमपी 70% पहले से तैयार हो चुका होगा, ठीक है। वो 30% जो रही हुई कसर है वो ये किताब पूरी कर देंगी। लेकिन अगर आपने पहले मेंस के लिए नहीं पढ़ा है तो भी आपको इन्हीं किताबों को पढ़ना है। इन किताबों को आपको थोड़ा सा डेडिकेटेडली पढ़ना होगा। जो चीज समझ में ना आए फिर से, उसके लिए एक ही चीज है, गो ऑन अनअकैडमी, वॉच एनी वीडियो ऑफ द एनी एजुकेटर। सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं, सारे एजुकेटरों ने बहुत अच्छे तरीके से इसे डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे आपको नदियां समझ में नहीं आ रही है, कोई ट्राइब समझ में नहीं आ रही है, कोई कल्चर वाला पूरा समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपली गो फॉर द वीडियो। उससे आपको बढ़िया एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आपको उसकी जानकारी हो जाएगी, और फिर आप इन किताबों को आराम से पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपको जो करना है वो एमपी की एक क्वेश्चन बैंक खरीदनी है।
ये आप महावीर या पुणेकर किसी भी पब्लिकेशन की खरीद सकते हैं, ठीक है, या कोई अदर पब्लिकेशन आपको अच्छा लगता है उसकी खरीद सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस उसमें ज्यादा होने चाहिए। और कोशिश ये करिए कि जो आप क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया हो, ठीक है। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको पूरी सॉल्व कर लेना है। इससे आपका एमपी 100% तैयार हो जाएगा, ठीक है। 100% का मतलब यहाँ ये है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है उनको छोड़कर, अगर वो आपके गलत होते भी हैं, अगर आप उनके पीछे भाग रहे हो तो आपका आरओआई बहुत कम है। आप उन क्वेश्चंस के लिए बहुत सारा पढ़ोगे जब एक क्वेश्चन तैयार होगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि हम उन चीजों में ज्यादा फोकस करें जिसका आरओआई ज्यादा हो, जहां पे कम मेहनत पे 100% या चांसेस ज्यादा हो क्वेश्चंस आने के। आप बहुत सारा यहाँ वहां से पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आए, बट इन जगहों से क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसीलिए फोकस करें स्मार्ट स्टडी पे, ना कि 100% कंप्लीट करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा वेटेज जिस सब्जेक्ट का वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर से नियरली 8 to 10 क्वेश्चंस एमपीपीएससी पूछता है हर साल। आप पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो आप इस चीज को फील करेंगे। इसके लिए जो रामबाण इलाज है या रामबाण किताब है, इसे कहते हैं परीक्षा मंथन, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के व्यक्तियों को पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें कि ये किताब इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, ये हिंदी मीडियम में ही आती है, बट इसमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। इसीलिए आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सोच विचार के इस किताब को पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं नहीं, पढ़ना ही है, ठीक है। प्री के पहले 2 से 3 बार इस किताब को आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें सफिशिएंट नॉलेज दिया हुआ है। अननेसेसरीली ब्राउजर्स के नाम, वायरसेस के नाम, ठीक है, सर्च इंजन्स के नाम के पीछे नहीं भागना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, 1-2 बार पीएससी ने कुछ ऐसे आउट द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिए हैं, उसके लिए वो कंप्यूटर के बहुत सारे सोर्स इकट्ठा करते हैं, इंटरनेट से लिस्ट निकाल के उनको याद करते हैं। नो नीड टू डू दैट। आपको जस्ट सिंपली जितना इस किताब में दिया हुआ है, जो आपको न्यूज़पेपर या करंट की मैगजीन से पता लग गया, आप उस पर लिमिटेड रहें। एक क्वेश्चन अगर वैसा आउट ऑफ द बॉक्स आता भी है तो वो नियरली 90 to 95% लोगों को नहीं बनेगा। और वो 90 to 95% लोग कौन होंगे? जो स्मार्ट स्टडीज करते हैं। वो सिर्फ उन 10% लोगों को बनेगा जिनका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ रखा है, उन्होंने काम की चीजें नहीं पढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी टाइम है या इंपॉर्टेंट टाइम है उसको वहां पे खर्च किया है, यहाँ खर्च नहीं किया है। इसीलिए जस्ट फोकस ऑन दिस सोर्स लिस्ट, सिर्फ इसी सोर्स लिस्ट में फोकस करिएगा, इस सोर्स लिस्ट को फॉलो करिएगा। इसके अलावा अपनी सोर्स लिस्ट को बल्कि नहीं बनाइएगा। क्यों? क्योंकि विदाउट रिवीजन आपका सोर्स लिस्ट जीरो है, आपने कुछ भी पढ़ रखा हो सब जीरो है। इसलिए रिवीजन जितना कर सको उतना ही सोर्स लिस्ट में ऐड करिए। इसके बाद एनवायरनमेंट के 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं। उसके लिए बहुत से लोग शंकर आईएएस को प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग कुछ मैगजीन्स के एडिशंस को प्रेफर करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा घटना चक्र का पुनरावलोकन। इसमें जितनी भी एग्जाम अभी तक इंडिया में हुई है उनमें एनवायरमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनका सेक्शन वाइज एनालिसिस है, क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। बट घटना चक्र ने क्या किया है, अभी जो नई पुनरावलोकन आ रही है उस पर टॉपिक वाइज इसको डिवाइड किया है। पहले उस टॉपिक को प्रॉपरली समझाया है, पहले उस टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चंस के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि इसका आंसर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन एनवायरनमेंट की यहां से हो जाएगी। इसके अलावा एनवायरनमेंट के कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं कि ये कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ, ठीक है, ये सबमिट कहाँ हुई, वो सबमिट कहाँ हुई, तो वो आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा जो करंट की चलने वाली होंगी। अदरवाइज आप कुछ सबमिट्स को गूगल कर सकते हैं। अगर टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और आपको नहीं बनते, उस किताब में नहीं मिलते हैं तो अदरवाइज इस किताब से आपका एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, 2 से 3 दिन में पढ़ के खत्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और किताब है स्पीडी, ये है रेलवे की, ठीक है, रेलवे के लिए जीके की आती है। बहुत ज्यादा फैक्चुअल किताब है, 1 लाइन फैक्ट है, बहुत ज्यादा बल्कि है। इस अकेली किताब को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। एक पेज में 3 सेक्शंस होते हैं, 1 लाइन फैक्ट्स लिखे होते हैं। 10 से 12 पेज पढ़ने के बाद आपका सर फटने लगेगा। बट
अगर आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच से तैयारी की है तो आप इस किताब को इजीली पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल इनिशियली तैयारी कर रहा है, तैयारी करना बिल्कुल शुरू ही किया है, बिल्कुल पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधे प्री के समय ही पढ़ रहा है, वो इस किताब को हाथ ना लगाएं, क्योंकि आप मुश्किल है कि इसे कवर कर पाए। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ के देखें, आपको लगता है कि इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर इसको आप प्री के पहले एक बार भी पढ़ लेंगे या जितनी आपने पढ़ रखी उतना रिवाइज भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस किताब के शुरू के 20 से 22 पेजों में सेक्शन वाइज दिया हुआ है, एक एक पेज में अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसे आप पढ़ लें। उसके बाद बीचों बीच में कहीं पे इसमें नियरली अबाउट 150 पेजेस के आसपास सब्जेक्ट वाइज 4-4, 5-5 पेज दिए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसा करके, तो आप पहले उन्हें पढ़ लें। उसके बाद बीच में हर किताब के बीच में कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ लें। उसके अलावा पूरी बुक में फिर सेट्स दिए हुए हैं जिसमें मिसलेनियस जीके है, 1 लाइन जीके लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ते रहें फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो। बट स्पीडी जब भी उठाएं तो पहले आप यही करें, पहले जो हर पेज के बीच में दिए हुए मिसलेनियस फैक्ट वो पढ़ें, ठीक है, वो बीच में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो पढ़ें, और स्टार्टिंग के 20 पेज पढ़ें। उसके बाद फिर सेट वाइज जो दिया हुआ है उसको आप आराम से पढ़ते रहें अगर आपके पास टाइम बचता है तो। दूसरी चीज, एक ही फैक्ट्स को स्पीडी में कई बार रिपीट किया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप उस किताब को पढ़ते जाएं तो आप अपने हाथ में एक पेन रखें, जो क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, जो आपके लिए नया है, उसे टिक करते जाएं, जो आपको पता है उसे छोड़ते जाएं। तो रिवीजन के समय आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ना है जिनको आपने टिक कर रखा है, ठीक है, पूरी किताब को नहीं पढ़ना। उससे क्या होगा, आपकी स्पीडी 50% डिक्रीज हो जाएगी इस रिवीजन के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एमपीपीएससी 8 से 10 क्वेश्चन बस ही करंट अफेयर से पूछता है, ठीक है। पूरा पेपर करंट अफेयर बेस एमपीपीएससी का नहीं आता है, 90% पेपर स्टैटिक है। तो आप स्टैटिक जीएस जो तैयार कर रहे हैं उससे आपका 90% पेपर कवर हो गया है, 10% सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड है। उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। एक स्पीडी का एनुअल एडिशन आता है करंट अफेयर का, हिंदी मीडियम में ही आता है ये, और ये किताब भी ओनली हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को इतना तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हमें इतना हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। इसको आप ले लें, ठीक है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम वाला हूं और इसी मैगजीन को प्रेफर करता हूं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कोई भी मैगजीन ऐसी नहीं है जो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो और इतने शॉर्ट में इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाती हो। इसीलिए आप भी स्पीडी का एनुअल एडिशन ले लें, इसको आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार कवर कर लें। इसके अलावा आप जो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे डेली, उसमें हर टेस्ट पेपर में नियर अबाउट 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। अगर आप 60 पेपर्स भी प्री के पहले करते हैं सॉल्व, या 50 भी करते हैं, तो नियर अबाउट 300 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के तैयार हो चुके होंगे। और ये स्पीडी जो आप लेके आएंगे, इस स्पीडी में भी आपको पीछे 200 से 250 क्वेश्चंस करंट अफेयर के मिलेंगे, आप उन्हें भी सॉल्व कर लें। आपका करंट अफेयर इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी मैगजीन्स करंट अफेयर के लिए इकट्ठा नहीं करना है। करंट अफेयर में भी, स्पीडी में भी आपको सिलेक्टेड रहना है। बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के हेड वहां दिए होते हैं, उनको याद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है एडमिनिस्ट्रेटिवली या इंडिया या एमपी के लेवल में, या इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उन्हीं के हेड्स को बस आपको याद करना है। एसबीआई का हेड कौन है, एचडीएफसी का कौन है, आईसीआईसीआई का कौन है, इन सब चीजों को आपको याद नहीं करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंटर मिलिट्री एक्सरसाइज में फोकस करिएगा, फॉरेन ट्रिप्स में फोकस करिएगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ये इंपॉर्टेंट एरियाज आपको कहां से पता लगेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हाँ, मैं बहुत स्ट्रेस करके इसलिए बोल रहा हूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइट हाउस है जो हमें दिखाएगा कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखिए कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को गाइड कीजिए या डायरेक्ट कीजिए। इसके अलावा आपको डेली टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, डेली टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं यहां आपको पहले क्लियर कर देता हूं। किसी एक इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप पहली बार प्री दे रहे हैं तो। अगर आप एक बार प्री दे चुके हैं, आपको एग्जाम का माहौल पता है, एग्जाम में कैसे बैठा जाता है ये पता है, ओएमआर कैसे भरी जाती है इसका नॉलेज है, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप कहेंगे कि हम डेली टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करें।
टेलीग्राम में इजीली बहुत से क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ आपके फ्रेंड जहां आप रह रहे हो वो कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जा रहे होंगे, फोटोकॉपी शॉप्स में टेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाते हैं विद आंसर की। क्लियर? तो उसे आप डेली घर पे सॉल्व करें। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है किसी इंस्टीट्यूट की तो आप वहां जरूर जाएं, उस टेस्ट सीरीज को दें। लेकिन एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेने से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, यहां तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ही दें ही, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी 2 से 3 इंस्टीट्यूट के पेपर्स को कम से कम आप सॉल्व करें। ठीक है? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के पेपर अकेले सॉल्व करने से आपको यूनिडायरेक्शनल तैयारी होगी, उनका कुछ क्वेश्चन बैंक है, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो 2 से 3 इंस्टीट्यूट के जब आप पेपर लगाएंगे तो आपको टफनेस के भी पता लगेगा, आपको इजी पेपर्स भी मिलेंगे, आपको डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उससे आपका रियल इवैल्यूएशन होगा। जैसे किसी कोचिंग के टेस्ट में आपको 50 से 60 नंबर ही आएंगे, किसी क्वेश्चन पेपर में आप 80 to 90 क्वेश्चंस तक स्कोर कर जाएंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें डाइवर्सिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर्स को सॉल्व करना है। क्लियर? गॉट इट? ठीक है? और डेली बेसिस पे बिल्कुल इस चीज पे कोताही नहीं बरतना। कई लोगों को मैंने देखा है क्या करते हैं कि अभी तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, हम टेस्ट पेपर कैसे दें। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम टेस्ट पेपर लगाना चालू करेंगे, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। ऑन द फर्स्ट डे व्हेन MPPSC रिलीजेस इट्स नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट अनाउंस होती है, पहले दिन से आप टेस्ट पेपर लगाना चालू करिए। आप ये देखिए कि हम तुक्के कितने अच्छे लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्के लगाइए। आपको वहां से जो क्वेश्चंस मिल रहा है जानते चलिए कि ये हमें नहीं पता है। अपने वीक एरियाज को चिन्हित करिए कि ये हमारा वीक एरिया है, ये हमारा पॉजिटिव एरिया है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। इन सब चीजों को करते करते आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल में चली जाएगी। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे ना तो आप फिर वही गलती करेंगे जो सब करते हैं। आपका 1 नंबर 2 नंबर फिर बहुत ज्यादा परेशान होगा। आप बाउंड्री लाइन में होंगे, आप बाउंड्री लाइन में होंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके दिमाग में यही चलता रहेगा, मेरा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं मेंस की तैयारी करूं नहीं करूं, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं नहीं करूं। तो इस चीज से बचने के लिए ये जो मेंटल डिलेमा चलता है, हमने भी फेस किया है, बहुत से लोग ऐसा फेस करते हैं। इससे बचने के लिए आपको प्री में अच्छा स्कोर करना है। प्री में अच्छा स्कोर करने के लिए रोज टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। क्लियर? तो अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि हमको टेस्ट पेपर डेली सॉल्व करना है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें मैंने MPPSC की स्ट्रेटेजी बताई है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं और प्री के लिए MCQ सॉल्व करें। मतलब अपने माइंड को 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही चुनने के लिए हमेशा तैयार रखें। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस की आप 160 कैसे स्कोर कर पाएंगे, किस चीज को फोकस करना चाहिए, कहां कितना स्कोर करेंगे तो आप 160 मार्क्स इजीली ले आएंगे। मैं यहाँ पे 2019 GS प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस किया हूं, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। जनरली ये जो सेक्शन है, जो नंबर ऑफ द क्वेश्चन है पर सेक्शन, ये +-2 होके हर साल लगभग सेम होते हैं। किसी साल किसी का वेटेज बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं कि कौन कौन से सेक्शन में आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस आप उसमें गलत कर सकते हैं, कितने आपके 100% सही होने चाहिए, तो आपका स्कोर 160 प्लस डेफिनेटली जाएगा। देखिए पहला है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत इजी है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, पॉलिटी की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और आप लुसेंट से इसे एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो पॉलिटी में आप अगर 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 9 की 9 सही कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन को कंटेंजेंसी में छोड़ा है कि चलो ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, पता है एग्जाम में याद नहीं है, इसलिए हमने एक क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज लिया हुआ है। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या टेस्ट पेपर सॉल्व करके पॉलिटी में 4-4, 5-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर कितने क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं उनमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन वीक है। अपने आप को पॉलिटी में स्ट्रॉन्ग करिए। ये मोस्ट ऑफ द पीपल का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। सिलेबस बहुत लिमिटेड है। आर्टिकल्स याद कर लें, शेड्यूल याद कर लें, जनरल जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटी के, प्रेसिडेंट गवर्नेंस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो याद कर लें, उनको आप समझ लें एक बार। आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हों। क्लियर? तो पॉलिटी यहां आपको कोशिश करना है कि हम 100% स्कोर करें, ठीक है, लेकिन 1% हमने फिर भी कंटेंजेंसी में छोड़ा हुआ है। आप इसे रियायत ले सकते हैं बट नॉट मोर देन 1%। इससे ज्यादा की या 10% से ज्यादा की इसमें गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन पूछे हैं तो 8
10 पूछे हैं तो 9, 11 पूछे हैं तो 10, इतने क्वेश्चंस आपके सही होने ही चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। इस 2019 में हिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस पूछे गए, कई बार 10 पूछे जाते हैं, कई बार 12 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस का मार्जिन रख सकते हैं या चांस ले सकते हैं, बट इससे ज्यादा का नहीं। इसमें 2 से 3 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, कई बार हमें याद नहीं होता है। ठीक है, बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, हमें हिस्ट्री याद नहीं होती है, इसीलिए आप इतना यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर 7 क्वेश्चन आए हैं तो 5 आपने सही किया तो हो जाएगा, और इतने इजीली सही होते हैं। अगर आपने लूसेंट को हिस्ट्री को 2 बार रिवाइज किया है तो आपके इससे ज्यादा गलत नहीं होंगे, और आपने अगर टेस्ट पेपर रेगुलर लगाया है तो। सेम ज्योग्राफी के साथ है, यहाँ पे भी हम 1 क्वेश्चन का मार्जिन रखते हैं। ज्योग्राफी के लिए वही तैयारी है कि अगर आपने मेंस के लिए पहले तैयार किया है, इधर तो सिर्फ लूसेंट ही पढ़ना है। अगर आपने मेंस के लिए तैयार नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 11th और 12th की एनसीईआरटी को एक नजर सरसरी निगाहों से जरूर देख लें, क्योंकि लूसेंट अकेले से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज तैयार नहीं होंगी। ठीक है, बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी बहुत सारे लोगों का टफेस्ट पार्ट होता है। इकोनॉमी में लोग गलती क्या करते हैं, डाटा याद करते हैं कि रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, ये इतने तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या बोला, इतने तारीख को क्या बोला। यार सबसे पहली बात ये समझ लो कि आप आरबीआई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या बैंक की नहीं कर रहे हो, आप एमपीपीएससी की कर रहे हो। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अभी आप टेस्ट पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं उसको उठा के देखो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस तरीके से इकोनॉमी को तैयार करो। कमिटी से आप याद कर लो, कुछ योजनाएं जो अभी करंट की हैं वो योजनाएं याद कर लो। ठीक है, और जनरल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स आप समझ लो। ठीक है, आपका इकोनॉमी तैयार हो गया। इससे ज्यादा इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिस्ट या अकाउंटिस्ट या डाटा डिलीवरी बॉय बनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इकोनॉमी। एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको बताया ही है, पुनरावलोकन, घटना चक्र, उसको पढ़ लो। करंट अफेयर में जो एनवायरनमेंट की चीजें आई हैं वो पढ़ लो। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नई स्पीसीज कौन सी है, ये स्पीसीज कौन सी है, वो स्पीसीज कौन सी है, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई है, ये एमपीपीएससी नहीं पूछता है, प्लस पॉइंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को जरूर पढ़िए। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिंपली पिछले सालों के पेपर देखें, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। 5 में से 4 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे। क्लियर। कंप्यूटर परीक्षा मंथन मैंने किताब बताई ही है। 2 क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे मैंने वेटेज रखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, लैपटॉप यूज नहीं करते हैं, सिर्फ किताब को पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, तो कई बार उनसे गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जो व्यक्ति कंप्यूटर यूज करता है, रेगुलर थोड़ा सा आईटी से टच में है, थोड़ा सा शौक है, और वो परीक्षा मंथन की किताब पढ़ता है तो 11 आउट ऑफ 11 क्वेश्चन उसके कंप्यूटर में सही हो जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर जो पहले कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जो कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर को थोड़ा सा डर लगता है, या पहले कंप्यूटर यूज नहीं किया है, या रेगुलर कंप्यूटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा आईटी फील्ड से क्या बोलना चाहिए बिलो एवरेज हैं, तो आप एक बार किसी भी एजुकेटर के कंप्यूटर के ऊपर बनाई हुई सीरीज को देख लें। ठीक है, कब देखें, खाली टाइम में, सोने वाले हैं, नींद नहीं आ रही है तब देख लिया, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब देख लिया। इस तरीके से अपने कंप्यूटर के 8-10 लेक्चर्स को कवर कर लें, उससे आपको काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ फोकस इसलिए कर रहा हूँ, कंप्यूटर से नंबर ऑफ द क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, आप हर साल के पेपर में देख पाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब है, टेक्नोलॉजी का पोर्शन बहुत कम है। अगर आपने मेंस के लिए तैयार किया है तो वहां आपकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अगर आपने पहले मेंस के लिए तैयार नहीं किया है, आप डायरेक्टली किसके लिए तैयार कर रहे हैं, प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप लूसेंट पढ़ें। इसके अलावा आपको साइंस के लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसमें साइंस के बारे में जो आया उतना आप सफिशिएंट है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका काम साइंस में हो जाएगा। ठीक है। एक्ट अब नेक्स्ट ईयर से नहीं पूछे जाने वाले हैं, अभी तक पूछे जाते थे। बहुत ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है। अभी तक जिन लोग एग्जाम दे रहे थे, हम जैसे लोग जिन्हों की एक्ट में अच्छी पकड़ है, सिर्फ 3 एक्ट पढ़ना होता था। 10 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे एक्ट से पूछे जाते थे। 100% सारे क्वेश्चन सही करके हम आते थे, तो ये हमारा प्लस पॉइंट था। बट अब इसे हटा दिया गया है, तो डेफिनेटली ये 10 क्वेश्चन जो है अदर सेक्शंस पे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप अपने अपने हर सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करिए। जो जितनी मैं आपको बता रहा हूं कि इतना आप रिस्क ले सकते हो, इतना मार्जिन ले सकते हो, बस उतना ही मार्जिन उनमें छोड़िए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर। स्पोर्ट्स, यहाँ पे
थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि स्पोर्ट्स थोड़ा सा डाइवर्स टॉपिक है। किसी के लिए प्लस पॉइंट है, किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट किसके लिए है? जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो रेगुलर स्पोर्ट्स को फॉलो करता है, उसे पता है कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा गेम खेलता है, कौन सी टर्मिनोलॉजी किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है, और कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, कौन से स्पोर्ट्स के मेजरमेंट्स क्या हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। बट हमारे जैसे लोग जो स्पोर्ट्स के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ को नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स वाला पर्सन छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा कप किसके लिए होता है, कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, ठीक है, रेड शू किसको देते हैं, ठीक है, पिंक कैप किसे देते हैं, ऑरेंज कैप किसे देते हैं, कौन सा वर्ल्ड कप कौन जीता, कौन सा आईपीएल कौन जीता, इतना हमको अगर स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है तो हमको क्या करना है, हमको करंट अफेयर की जो स्पोर्ट्स की मैगजीन उसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अनअकैडमी में जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन किसी एजुकेटर ने कंप्लीट कराया है उसके वीडियो देखने हैं। उसके अलावा जो लूसेंट में पीछे स्पोर्ट्स दिया हुआ है वो पढ़ना है। स्पीडी में जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है हमें वो पढ़ना है। उसमें से हमें कोशिश करनी है जितना हमें याद रह जाए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में जितने भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से सॉल्व करना है। जो हमको नहीं बन रहे हैं उसको हमें याद कर लेना है। इससे क्या होगा, हम 9 क्वेश्चंस में से 6 से 7 तो सही कर जाएंगे, ठीक है। मतलब 3-4 क्वेश्चंस का हमारा मार्जिन हम यहाँ पे भी रख लेते हैं क्योंकि हमको स्पोर्ट्स हमारा वीक पॉइंट है। मिसलेनियस, लूसेंट के पीछे जो मिसलेनियस दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। 2019 में 2 से 3 क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछे गए, कई बार ये 4 से 5 भी हो जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। 100% भी आपके सही हो सकते हैं या एक आध क्वेश्चन का इसमें कम ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज आपका ये मिसलेनियस वाला पोर्शन लूसेंट से कंप्लीट हो जाएगा और जो स्पीडी के हर पेज के बीच में जो मिसलेनियस फैक्ट्स दिए हैं वहां से ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 बार ऐसे आप कंप्लीट कर लें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अवार्ड्स अच्छे से पढ़ें। इसमें आप जो इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़ें, ठीक है। फर्स्ट मैन एंड वुमेन को आप थोड़ा सा देख लें, कौन सा डे पूछता है पीएससी की, इस तारीख को कौन सा दिवस है, उस तारीख को कौन सा दिवस है, तो कोशिश करें कि याद हो जाए, ठीक है। करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एमपीपीएससी पूछता है, ठीक। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब बात करते हैं एमपी की। एमपी से पिछले बार 25 क्वेश्चन पूछे गए, कई बार ये 24 होंगे, कई बार 30 होंगे, कई बार 20 होंगे, लेकिन एमपी से इतना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर को मैंने एक साथ लिया है। 11 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब आप 25 में से नियरली 20 से 21 क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, 100% सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने पुणेकर, महावीर और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करी है और पिछले सालों के पेपर लगाए हैं। तो अगर आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच से पहले बेंच की तैयारी कर रखी है एमपी की, तो हिस्ट्री, कल्चर आपका अच्छे से तैयार है, ज्योग्राफी अच्छे से तैयार है, इकोनॉमी अच्छे से तैयार है। अगर आपने नहीं भी कर रखा है तो इन 1 लाइन फैक्ट की वाली किताबों में सब कुछ दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वे में दिए हुए हैं, आप इसे कर लें, 2 बार इसे कंप्लीट कर लें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एमपी में बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। डेली आप एमपी पढ़ें, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लेकिन 1 से 1.5 घंटे का टाइम डेली एमपी के लिए जरूर निकालें। एमपी पढ़ें, जो टॉपिक आप खत्म कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक से उसके क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। एमपी को अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो उसके आप वीडियो देख लें, आप किसी से डिस्कस कर लें। एमपी में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करना है। अगर आपने मध्य प्रदेश के साथ लापरवाही की तो एमपीपीएससी आपके साथ बहुत बड़ी लापरवाही कर देगा, आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली लो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक चीज बच जाती है वो है करंट अफेयर्स। इसके पहले भी मैं करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंटली बात कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पे यार टाइम खराब नहीं करूंगा। स्पीडी आप पढ़ें, आप एनुअल एडिशन वाली, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, टेस्ट पेपर्स में जो करंट अफेयर आ रहा है उसे फोकस करें। 50% मार्क्स आपके करंट अफेयर में कहीं नहीं गए, लेकिन आपने जितना मैंने बताया इसी को आपने अगर अच्छे से शिद्दत से कर लिया, स्पीडी अच्छे से पढ़ ली, टेस्ट पेपर अच्छे से लगा लिए, पुराने सालों के पेपर में देख लिया किस तरह करंट अफेयर आता है और उस तरीके से तैयार कर लिया, तो आप यहाँ 8 में से 6 क्वेश्चंस भी सही कर सकते हैं। आप अब फुर्सत में जोड़िएगा कि मैंने जो बताया हूं उसमें से वो मार्जिन जोड़ने के बाद नियरली आपके 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, नियरली 80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और
एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो आप 160 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैं पिछले 2-3 प्री से ऐसा करते आ रहा हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इस बार मेरे को 176 मार्क्स आए हैं सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। अगर आप भी इसे फॉलो करते हैं थॉरोली, तो ये मेरी गारंटी है या मेरा प्रॉमिस है कि आप भी ऐसा कर पाएंगे। अगर आप इस चीज को कहीं भी किसी भी तरीके से लाइटली लेते हैं या कहीं भी किसी भी तरीके से इसमें कोताही बरतते हैं, तो उसका जो असर है वो आपके मार्क्स में, आपकी मार्कशीट में जरूर दिखेगा। इसके अलावा एक चीज और, वो है ओएमआर भरने में हमें गलती नहीं करनी है। अगर आपने वहां गलती करी तो वो सीधे सीधे आपका नुकसान है। और इसके अलावा क्या करना चाहिए, रोज 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। आप वीकली 1 डे मूवी भी देख सकते हैं, क्योंकि जब आप फैक्ट पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है, माइंड थक जाता है। आप उसे एक्टिव रखें, मनपसंद खाना खाएं, दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं, ठीक है, बट ज्यादा नहीं, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड रखें। वीक में एक दिन 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए मूवी वीडियो देख लिए, घूम फिर लिए, बाकी अपना पढ़ाई करें, ठीक है। अपना सोर्स मटेरियल को बिल्कुल भी बल्कि ना करें। मैंने जितना बताया है, इसके अलावा आप किसी भी किताब को हाथ ना लगाएं, चाहे कोई कुछ भी बोले। आपका फ्रेंड कुछ भी पढ़ रहा हो, लाइब्रेरी या बगल में कोई भी कुछ भी पढ़ रहा हो, हमें क्या करना है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। हमें आपको इस वीडियो के ऊपर भरोसा रखना है, आपको मुझ पर भरोसा रखना है कि ये जो किताबें हैं ये हमारा नैया पार लगा देगी। इसके अलावा हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोर्स लिस्ट को बल्कि करते हैं, आप उनके पीछे भागते हैं कि वो आकार के नोट्स पढ़ रहा है, वो फला के नोट्स पढ़ रहा है, वो ढिंगवाका पढ़ रहा है, तो इसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि आप रिविजन नहीं कर पाएंगे, अननेसेसरीली क्रेजी होंगे कुछ ही फैक्ट के लिए, अननेसेसरी आप उन चीजों में इंडल्ज होंगे, ठीक है। टेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करें। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को खुद ही वीक कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करोगे, वीक एरिया पता नहीं लगेगा, स्ट्रॉन्ग एरिया पता नहीं लगेगा, नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, नया डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका इवेल्युएशन नहीं होगा। जब इवेल्युएशन नहीं होगा तो बिना इवेल्युएशन के पढ़ाई करने का या मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, उसका आपको नुकसान सीधा मिलेगा। इसलिए टेस्ट पेपर डेली सॉल्व करें फ्रॉम द फर्स्ट डे। एक बिल्कुल 10 क्वेश्चन सही हो, 20 सही हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, मतलब करना है, ठीक है। वीक एरियाज को फोकस करें, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अपने 4-5 फ्रेंड्स का सर्कल बना लें, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर याद करना है। 4 पेज आपने पढ़े, 4 पेज उसने पढ़ा, आपने डिस्कशन कर लिया, दोनों का तैयार हो गया। लेकिन ये करना कब है, फ्री टाइम में। फ्री टाइम कौन सा, दोपहर में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसे समय में अपने स्टडी आवर्स को, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किए हैं, उसको अपने को किसी को नहीं देना है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल भी बड़ा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 4 से 5 लोगों का होना चाहिए जो बहुत सिंसियर हों, ठीक है। फालतू के लोगों के बीच में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पर्सन यू स्पेयर मोस्ट टाइम विद। आप जिन लोगों के साथ, जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप उन्हीं का एवरेज होते हैं। इसलिए अपना फ्रेंड सर्कल बहुत चूज करें, बहुत अच्छे से बनाएं, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, डिस्कशन करें। डिस्कशन भी कैसा होना चाहिए, क्वालिटी डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी डिस्कशन का मतलब यह है कि एक टॉपिक जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। पता लगा एक क्वेश्चन के पीछे आधा घंटा खराब कर दिया और वो एक क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं, आधा घंटा आपका क्वालिटी वाला वेस्ट हो गया, ठीक है। कोई टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन आया, उसका आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इजीली गूगल कर सकते हैं। गूगल करके उसका सही आंसर आप पता कर सकते हैं। सही आंसर पता करने के बाद उस क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर दे, किसी के साथ डिस्कस करने की, ज्ञानचंद बनने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए, क्रेजी नहीं होना है हमें नए फैक्ट्स के लिए कि कबड्डी को तमिलनाडु में क्या कहते हैं, वो उसको वहां क्या कहते हैं, इसको ये क्या कहते हैं, ये वाला किससे संबंधित है, ये वाला वर्ड कौन से ज्ञान में संबंधित, इतना ज्यादा हमको क्रेजी नहीं होना है। जितना हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज के बेस पे इवेल्युएट करो कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस एरिया को पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। वही जो मैंने अभी पहले बताया, टेस्ट सीरीज में जो रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस हैं उनको अननेसेसरीली बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। उसका सही आंसर मिल गया, काम खत्म हो गया। आपको ज्ञानचंद नहीं बनना है। किसी को अगर आप बता भी दोगे, किसी की गलती निकाल भी लोगे, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होना है। आपको अपनी गलती निकालना है, आपने अपनी गलती सुधार ली, बात खत्म होगी। किसी एक इंस्टीट्यूट से ज्यादा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें, अननेसेसरी टाइम खराब होगा, आने का, जाने का, 2 घंटे बैठने का। उसका मैंने सब्स्टिट्यूट आपको बताया है, टेलीग्राम से पेपर निकाल लें, फोटोकॉपी शॉप से ले लें, ठीक है।
या अपने फ्रेंड से कलेक्ट कर लें, घर में बैठ के टेस्ट पेपर लगाएं, खुद इवेल्युएट करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा लिया, वहां गए, फिर वहां स्कोर देख रहे हैं। हाँ, और जो आपने किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, वहां लगने वाली स्कोर लिस्ट से परेशान ना हो। बहुत सारे ज्ञानी लोग या बहुत सारे हम कहेंगे जिन्हें कि जो शो करते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, टेस्ट देते समय नीचे मोबाइल खोल लिया, गूगल सर्च किया, आंसर लगाया, स्कोर कर लिया 98। ठीक है, आप 98 क्वेश्चन सही करके आ गए टेस्ट सीरीज में, आपके आ रहे हैं 80, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, आप परेशान हो गए, हैरान हो गई, कहाँ कमी रह गई, उस गम में आपने उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाए। ठीक है, ये सब नहीं करना है। ये इस तरह के लोग वो होते हैं जो किसी न किसी दूसरे मोटिव के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, उनका एग्जाम में क्या असर होता है वो आपको दिख जाएगा। इस तरह की चीज़ों से बचें, खुद भी ना करें, अपने फ्रेंड को भी ना करने दें, और जो कर रहे हैं उनसे दूर रहें। ठीक है, क्लियर। अपने स्कोर को फोकस करें। आप जिस व्यक्ति को मानते हैं कि जो पिछले पहले एपी प्री निकाल चुका है या पहले से सिलेक्टेड है, या आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है एग्जाम निकाल सकता है, उसके स्कोर के साथ अपना स्कोर कंपेयर करें। जेन्युइनली सही है, अच्छी बात है, बट इस तरह के चीज़ों से बचें। ठीक है, करंट अफेयर्स के पीछे क्रेजी होने की आवश्यकता नहीं है, स्पीडी आपका पर्याप्त काम करवा देगी। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। 8-10 मैगजीन को इकट्ठा करना, उनको पढ़ना, करंट अफेयर डिस्कस करना, करंट अफेयर्स के वीडियो देखना, ये सब चीज़ें की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करंट अफेयर की किसी के वीडियो देखते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति के वीडियो, डेली एक वीडियो देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका भी देख लिया, उसका भी देख लिया, उसका भी देख लिया। किसी एक चैनल को फॉलो करें, किसी एक एजुकेटर को फॉलो करें, उसकी सीरीज को देख लें आप। ठीक है, उनने भी जो कंपाइलेशन बनाया हुआ है उसको आप देख लें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अननेसेसरीली यूजलेस क्विज़ेस में उलझने का नहीं है। क्रेजी ट्रिकी जीके के वीडियो यूट्यूब में देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसे बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये करते हैं तो वो इतनी सारी ट्रिक बता देंगे कि आपको एक समय के बाद ट्रिक को याद करने के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना। ट्रिक की बुक बनानी पड़ेगी, फिर ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाओगे, फिर उसको याद करने के लिए ट्रिक बनाओगे, तो ट्रिक के जाल में फंस के खत्म हो जाओगे। इसलिए ट्रिक में आने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। वो महावीर की जो आप समग्र अध्ययन लेके आओ, उसमें हर चैप्टर के बाद उन्होंने ट्रिक बना रखी, आबा साका काका बाबा नाका काका पता नहीं क्या क्या, उसको फाड़ के फेंक देना। कुछ चीजें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, याद नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए आप खुद की ट्रिक्स बना लें, 1 2 3 जो आपको याद रहें। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिकों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आर्टिकल 15 में दिया हुआ है कि कौन कौन से बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसे हम याद कर लेते हैं, RRCSP, रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो इस तरीके से ये आपकी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, 1 2 चीजें हैं जो आपको याद हो गई हैं, ठीक है, वेल एंड ओके। लेकिन आप चाहो कि हम पूरा सिलेबस, पूरे फैक्ट्स को ट्रिक बना के याद कर लें, इम्पॉसिबल है। उसके पीछे भागने का बिल्कुल भी नहीं है। लो इस पे, अगर पेपर में, टेस्ट पेपर में स्कोर लो आता है, डिसअपॉइंट ना हो, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। टेस्ट पेपर सॉल्व करना बंद ना करें। ठीक है, अगर कोई क्लास आपने ज्वाइन कर रखी है प्रीलिम्स के लिए, तो 15 दिन पहले क्लास जाना छोड़ दें, टाइम वेस्ट होगा। खुद के ऊपर पढ़ाई करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें, जो किताब मैंने बताई है उन किताबों पे भरोसा रखें, टेस्ट पेपर पे भरोसा रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। फाइनली आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि मैंने पर्याप्त पढ़ लिया हूं, अपने आप को कीप एंड काम रखना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, खुद की प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना है। 3-4 दिन पहले से एग्जाम के टेस्ट पेपर सॉल्व करना बंद कर दें। अगर आपका किसी टेस्ट पेपर में लो स्कोर आया है तो एक टेस्ट पेपर कोई भी इजी वाला उठा के लगा लें जिसमें आपका स्कोर अच्छा है, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, एग्जाम हॉल में बहुत केयरफुल रहें। ठीक है, एग्जाम हॉल में केयरफुल रहने का मतलब क्या है कि आपके पास पेपर आया, आपने उठाया, उसको पहले पूरा पढ़ लिया, जो क्वेश्चंस आप 100% श्योर हैं पहले उसे टिक कर लो, उसे केयरफुली OMR में फिल कर दो। क्योंकि एक आने वाला क्वेश्चन का अगर आप OMR में फिल करने में गलत कर लेते हैं तो ये समझ लो आपने अपने सिलेक्शन के 10% चांस लूज कर दिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन ही आपको कट ऑफ से ऊपर लेके जाए। ठीक है, इसलिए OMR फिल करने में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाद में आप सिर्फ ये कहते पाएंगे, अपने आप को दिलासा दे पाएंगे कि यार ये मैंने ना OMR में गलत भराया, नहीं करना। ठीक है, फिर जो आप 50-50 थे वो कर लो, जिनमें आप थोड़ा बहुत संशय वाले थे उनको कर लो। उसके बाद जो इनको बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 वाले, क्या करना है, सिंपल अपने इनर कॉन्साइंस से जो आपके अंदर आवाज आ रही है, जो आपको लग रहा है उसका आंसर वो लगा दें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ के आना नहीं है। ठीक है, 100% जो OMR है उसको फिलअप करना है, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन को ये छोड़ के, ये समझ के ना छोड़ें कि यार ये तो डिलीट होने वाला है,
कुछ भी लगा देता हूं। इस बार एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स दिए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे थे, एक क्वेश्चन आया था जिसके ए बी सी तीनों ऑप्शन सही थे, वो डी लगा के आए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो डिलीट हो जाएगा, कुछ भी भर दो, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एग्जाम देने गए हैं, बहुत सिंसियरली एग्जाम को आप सॉल्व करें, क्वेश्चन पेपर को। कौन से क्वेश्चन डिलीट करना है, नहीं करना है, किसका आंसर क्या देना है, ये काम आपका नहीं है, ये एमपीपीएससी का, वो उन्हें करने दें। उस पर आपका कोई हक नहीं है या उस पर आपका कोई बस नहीं है। इसलिए बी केयरफुल इन एग्जाम, सावधानी ही परीक्षा है। ठीक है, बाद में ये कहने को ना हो कि मैं ये कर लेता तो मेरा हो जाता। ठीक है, नेगेटिव पीपल से दूर रहें। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, अपने आप पे भरोसा रखें, कीप बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। आपने मेरे पहले के स्ट्रेटेजिक वीडियो, बुक लिस्ट वाले वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना अच्छे से आपने उनको व्यूज देखा, आपको उससे बहुत सारा फायदा हुआ होगा, ऐसी आशा करता हूं मैं। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कोड है ST01, इसे ना भूलें, इसे यूज करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, आप इसे फॉलो करने वाले हैं और अगले बार प्री में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।